तो ये आपने अनसैचुरेटेड की डेफिनेशन लिखी थी, उसका एग्जांपल लिखा था। अगला लिखें अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट solution in which no more solute can be dissolved at the temperature dissolved at the temperature and be dissolved at the temperature, comma, is called a saturated solution. Is called a saturated solution. इसमें लिखें for example, if in an aqueous salt solution, for example, if in an aqueous salt solution no more salt can be dissolved, aqueous salt solution no more salt can be dissolved at the temperature then that salt solution will be a saturated solution. And that salt solution will be a saturated solution. And that salt solution will be a saturated solution. ठीक है, फिर हेडिंग डालेंगे इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ saturated solution. Effect of heating and cooling on a saturated solution. अब आप इसमें देखिएगा क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन की. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये है कि एक सॉल्यूशन जो पूरी तरह से सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेट मतलब स्टेबल हो चुका है. अब उसमें फर्दर अगर मैं कुछ भी और सॉल्यूट पार्टिकल ऐड करने की कोशिश करूँगा तो वो ऐड नहीं होगा उसमें. ठीक है, तो हम ये कहेंगे अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन. हाँ, अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है. मैं अगले हेडिंग में आपको करना है. एग्जाम्पल है इफ इन एन एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन नो मोर सॉल्ट कैन बी डिसॉल्व्ड एट दैट टेम्परेचर. अगर एक्वस सॉल्यूशन में कुछ और सॉल्ट डिसॉल्व भी नहीं करा जा सकता है, ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई एक्वस सॉल्यूशन है पानी का या किसी भी चीज़ का जिसमें अंदर सॉल्ट आप डिसॉल्व करते हैं और उसमें आप ऊपर से और सॉल्ट डालते हैं और सॉल्ट डालने के बाद उसको किसी भी तरीके से चम्मच से या किसी भी चीज़ से आप डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो डिसॉल्व भी नहीं होता. वो आप देखते हैं कि वो ऊपर ही फैला हुआ है और आप उसको दोबारा ऊपर फैलता जा रहा है लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहा है, खुल नहीं रहा है. तो
तो हम ये कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है ये सॉल्यूशन सैचुरेट हो चुका है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, समझ गए? ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग ऑन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये लिखेंगे, if a saturated solution at a particular temperature, if a saturated solution at a if a saturated solution at a particular temperature, if a saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature, is heated to a higher temperature, is heated to a higher temperature, comma, then it becomes unsaturated. Then it becomes unsaturated. उसके बाद नेक्स्ट वन लिखेंगे, if a saturated solution available at a particular temperature if a saturated solution available at a particular temperature a saturated solution available at a particular temperature is cooled to a lower temperature is cooled to a lower temperature, then some of its dissolved solute will some of its dissolved solute will separate out in the form of solid crystals, will separate out in the form of solid crystals, will separate out in the form of solid crystals. ठीक है, तो अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, आप ही देखिए, if a saturated solution at a particular temperature is heated to a higher temperature, then it becomes unsaturated. Unsaturated कैसे बनेगा? जो उसके पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं। क्या होता है कि जैसे वाटर है, तो वाटर वाटर के अंदर जो उसके वाटर के अलग अलग मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब क्या है कि हमने उसके अंदर नमक डाल दिया और हम नमक को डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो जो बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, जो सॉल्ट है, सॉल्ट के पार्टिकल्स उस स्पेस में जाकर फिक्स हो जाते हैं, उस स्पेस में जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं। तो वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जाकर सेट हो गए, बीच में जाकर बैठ गए। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि वो जो है वो पानी के अंदर घुल गया है, नमक सॉल्ट पानी के अंदर घुल गया है। अच्छा, अब हमने इतना नमक घोल दिया, इतना नमक घोल दिया कि उसके बीच के जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस हैं वो ख़त्म ही हो गए। सारे जो स्पेसेस थे सबके अंदर सॉल्ट भर गया है, तो अब उसके अंदर स्पेस बचा ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं फर्दर नमक अगर उसको घोलने की कोशिश करूँगा तो वो घुलेगा ही। तो अब हमने क्या करा, हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। जब टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स आपस में वो टकराते हैं, कोलिजन बढ़ता है उनमें। ठीक, देवांग मेरी आवाज़ आ रही है?
एक मिनट रुक जाओ, मैंने माइक लगाया नहीं था, मुझे पता नहीं था तुम ऑनलाइन हो। अभी ज़्यादा क्लियर आ रही होगी? ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो पार्टिकल्स बिल्कुल क्लोजली पैक हो गए थे, वाटर के बीच का इंटरमोलिकुलर स्पेस खत्म हो गया था, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स वहाँ पर फिट बैठ गए थे जाकर। अब आपने उसको गर्म करना शुरू करा तो उनमें ना टकराव, कोलिजन बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स में कोलिजन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे खुलना शुरू करेंगे। जब वो टकराएंगे तो उनका स्पेस बीच का बढ़ना शुरू होगा। जब बीच का स्पेस बढ़ना शुरू होगा तभी आप क्या करें, आप और नमक उसमें डाल दें और आप उसको नमक को घोल दें। और नमक को जब आप घोल देंगे तो क्या होगा कि अब उनके बीच में स्पेस बढ़ चुका है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बढ़ चुका है, तो अब वहाँ पर नमक जाकर फिर बैठ जाएगा, तो नमक घुल जाएगा उसमें। लेकिन अगेन अब आप क्या करते हैं, आप उसका टेम्परेचर कम कर देते हैं। तो टेम्परेचर कम करने से क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हैं वाटर क्या था, सॉल्वेंट था, वाटर के पार्टिकल्स जो हैं धीरे धीरे और नज़दीक आते हैं। कोई भी चीज़ है अगर हम टेम्परेचर उसका घटाते हैं यानी कि ठंडा करते हैं उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, श्रिंक होता है। तो जब वो चीज़ श्रिंक होगी तो उसके बीच का जो स्पेस है, जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, वो घटेगा। जब वो कम हो जाएगा तो उसके बीच जो पार्टिकल्स थे वो निकल कर बाहर आएंगे। तो जो सॉल्ट पानी में घुल चुका था वो सॉल्ट भी निकल कर वाइट क्रिस्टल्स की फॉर्म, वाइट पाउडर की फॉर्म में वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करता हुआ नजर आएगा। समझ गए? और ये इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जैसे शुगर सिरप होता है, शुगर सिरप जिसको चाशनी बोल देते हैं। तो क्या करते हैं कि किसी अगर हलवाई के यहाँ पर आप जाओ तो वो क्या करता है कि बड़ी सी कढ़ाई लेता है और बड़ी सी कढ़ाई में तेल डालेगा, और तेल डालने के बाद में मैदा से वो जो पूरा वो बनाते हैं उसका वो मटीरियल जलेबी का, तो वो जलेबी उसके अंदर करता रहेगा। तो जलेबी को पहले तो वो उसके अंदर पूरा का पूरा फ्राई करता है, ठीक है। फ्राई करने के बाद में दूसरी कढ़ाई होती है, दूसरी कढ़ाई में सिर्फ वो पानी डालता है और पानी डालकर उस पानी को गर्म करता है और उसके अंदर चीनी डाल देता है, खूब सारी चीनी डालकर उसको डिज़ोल्व कर देता है। तो वो डिज़ोल्व हो गई। अब वो गाढ़ा जिसको हम चाशनी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसको शुगर सिरप बोलते हैं। तो वो सिरप पूरा तैयार हो गया। अब जब जलेबी जो यहाँ पर पूरी फ्राई हो चुकी है उनको निकाल कर जितना भी ऑयल है उसको ऑयल को सारा का सारा वहाँ पर झाड़ देगा और उसके बाद उनको वापस दूसरी कढ़ाई में वो शिफ्ट करता है। उसमें शिफ्ट करता है तो जब वो करता है तो होता क्या है कि जलेबी जो मैदा की बनी हुई है उसमें है क्या कि अभी वो गर्म है बहुत ज़्यादा। तो गर्म है तो उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है जिस भी मटीरियल की वो मैदा की है जिसकी भी बनी हुई है उनका जो स्पेस है वो बढ़ा हुआ है। तो जो शुगर सिरप है वो उसके अंदर फिलअप हो जाता है, भर जाता है, ठीक है। अब वो भर जाएगा उसके अंदर, गर्म है जलेबी। आपने जब भी आप जलेबी खाएंगे तो आप गर्म खाएंगे। आप जैसे ये हो गया कि ठंडी हो गई, मज़ा नहीं आ रहा इसमें, उतना मज़ा नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ कि अगर आपने जलेबी ला रखी है घर पर, आपने लाए थोड़ी ज़्यादा हो, है ना, और कम में आपका पेट भर गया, तो आप सोचते हैं कि चलिए इसको फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो बाहर रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी या चींटी वगैरह आ सकती है। तो आपने उसको उठाकर फ्रिज में रख दिया। तो फ्रिज में उठाते ही क्या करा आपने उसका टेम्परेचर डाउन करा। तो जब आप उसका टेम्परेचर डाउन करेंगे तो फ्रिज से आप जलेबी को बाहर निकालोगे तो आपको जलेबी के कॉर्नर्स पर वाइट पाउडर नज़र आएगा। वो क्या चीज़ है कि उसके अंदर की जो शुगर है वो शुगर, क्योंकि आपने उसका टेम्परेचर डाउन कर दिया तो शुगर के क्रिस्टल्स टूट कर बाहर आ गए हैं। क्यों? अब वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होंगे क्योंकि उसका जो सॉल्यूशन था वो पहले सैचुरेटेड था, है ना। आपने उसको पहले अनसैचुरेटेड था, आपने उसको सैचुरेट कर दिया, ठंडा कर दिया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें हम फर्दर सॉल्यूट डिज़ोल्व नहीं कर सकते और जो डिज़ोल्व है वो टूट कर बाहर निकल आता है। समझ गए? ठीक है भाई, बताइए दिमाग क्लियर है? यस सर। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सॉल्युबिलिटी। Solubility में है the maximum amount of a solute which can be dissolved of a solute of a solute which can be dissolved in 100 grams of a solvent
100 grams of a solvent at a specified temperature is known as the specified temperature is known as the solubility of that solute in that solvent at that temperature. In that solvent और ब्रैकेट में लिखिएगा at that temperature. दिस इज नॉट सॉल्युबिलिटी. ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या होता है कि हम द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ अ सॉल्वेंट. तो 100 ग्राम्स अगर मेरे पास सॉल्वेंट है तो उसमें मैं कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का कितना मैक्सिमम अमाउंट में उसको डिजॉल्व कर सकता हूँ, दैट रेशियो इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी. उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, और आप ये जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई भी रेशियो है, उस रेशियो में अगर मैं 100 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो वही चीज़ परसेंटेज में आ जाती है. ठीक है, तो जरा देखिएगा इसमें एक क्वेश्चन देखिएगा. क्वेश्चन है 12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water dissolves in 75 grams 12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water at 60 degrees Celsius. At 60 degrees Celsius. Full stop. What is its solubility in water at that temperature? What is its solubility in water at that temperature? At that temperature. ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास कि 12 ग्राम्स है पोटेशियम सल्फेट. 12 ग्राम्स पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व्स इन 75 ग्राम्स ऑफ वाटर dissolves in 75 grams of water at 60 डिग्री सेल्सियस. तो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट जो है 12 grams of potassium sulfate dissolves in 75 grams of water at 60 degree Celsius. What is its solubility in water at that temperature? ठीक, इसमें क्या करना है, इसमें देखिएगा हमने सॉल्युबिलिटी को क्या कहा था कि कोई भी सॉल्यूट जो है वो 100 ग्राम वाटर में कितना डिजॉल्व हो जाता है उसको उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटरी मेथड हम काम में लेंगे. यूनिटरी मेथड को एक बहुत भाई बैक पैरों में आना इसको यहाँ पे चेयर खाली है इस पर आ चुका. तो अब क्या है कि 12 ग्राम्स है. तो अब हम ना यूनिटरी मेथड हमने ये देखा है कि जैसे मान लीजिए हम कहीं किसी दुकान पर गए और वहाँ पर हमने कहा फ्रूट्स की शॉप है, तो वहाँ पर कौन सा फ्रूट ऐसा है जो काउंट करके मिलता है? बाकी ज़्यादातर तो सब तोल के मिलता है ना वजन के हिसाब से, जो काउंट करके मिलता है. हाँ,
केला, ठीक है। तो जो बनाना है वो डज़न के हिसाब से मिलता है। डज़न का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ 12 बनानास। तो जब आप वो लेने जाते हैं तो आपके दिमाग में ये रहता है कि यार ये वज़न का तो हिसाब है नहीं, ठीक है। तो इसमें जो बड़ा केला दिखाई दे रहा है, बड़े वाले जो केले हैं वो ले लो। कोई छोटे छोटे केले लेगा तो वो कहेगा यार मेरे को तो नुकसान हो गया, है ना, मैंने तो 12 केले लिए हैं, छोटे छोटे केले लिए हैं, ठीक है, तो वो बड़े केले लेते हैं। तो अब उसमें क्या है कि जैसे आपको उसने बोला कि 12 केले हैं, और 12 केले उसने बोला कि 60 रुपये दर्जन है। दर्जन का मतलब डज़न हो गया, तो इसका मतलब 60 रुपये में 12 केले मिलेंगे। 12 केले 60 रुपये के, तो एक केला कितने का, 5 का। कैसे पता लगा, यूनिटरी मेथड से ना। तो आपने क्या करा, आपने देखा कि 12 बनानास इज इक्वल टू कितने रुपीज़ में, 60 रुपीज़ में आए 12 बनानास। तो 1 बनाना कितना आएगा, 60/12, 12 5 से 60। एक बनाना यानी कि 1 के लिए निकालने के लिए, यूनिट के लिए निकालने के लिए आप डिवाइड करते हैं उसको, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर करेंगे हम। यहाँ बोल रहे हैं 12 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व्स इन 75 ग्राम ऑफ वाटर। मैं ही चेक करना चाहता हूँ कि 100 ग्राम वाटर में कितना पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 70 ग्राम वाटर dissolves 12 ग्राम of potassium sulfate। समझे, 75 ग्राम वाटर dissolves 12 grams of potassium sulfate। तो 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम पोटेशियम सल्फेट अंदर उसके डिजॉल्व हो जाता है 75 ग्राम। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 75 ग्राम में 12 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है। तो 1 ग्राम में कितना होगा, 12/75 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट। ये बताइए, ये समझ गए क्या, ठीक है। कट इस लोकेशन पे हो जाता है, इससे क्या करो। 75 ग्राम वाटर में 12 ग्राम डिजॉल्व हो जाता है। तो 1 ग्राम में कितना डिजॉल्व होगा, 12/75। तो 100 ग्राम वाटर में कितना होगा, 12/75 में 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने देख लिया कि 60 रुपये में, हमने देख लिया कि 60 रुपये में 12 केले आते हैं, तो एक केला आएगा 5 रुपये में। तो जब मेरे को एक केले का रेट पता चल गया तो मैं 100 किलो का रेट तो बता सकता हूँ। एक केले का रेट 5 रुपये, तो 100 का कितना हो गया, 5 × 100। तो 1 ग्राम में इतना पोटेशियम सल्फेट डिजॉल्व होता है, तो 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व होगा, 12/75 × 100, ठीक है। जरा देखिएगा, 100 ग्राम वाटर dissolves 12/75 into 100 gram of potassium सल्फेट, ठीक है। अब ये कैसे डिवाइड करेंगे इसको, 25 3 × 75, 25 4 × 100, 3 1 × 3, 3 4 × 5। तो 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व हो जाएगा, बोलो 16 ग्राम इज इक्वल टू 16 ग्राम, ठीक है। तो ये उसकी सॉल्युबिलिटी है। किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट मिक्स हो पा रहा है, डिजॉल्व हो पा रहा है, वही उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाती है। समझ गए। यहाँ पर आप लिखेंगे thus the solubility of potassium sulfate in water the solubility of potassium sulfate in water is 16 gram at 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 16 ग्राम एट 60 डिग्री सेल्सियस, बताइए क्लियर, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन एनसीईआरटी में है तो करेंगे, इम्पोर्टेंट है।
मिटा रहा हूँ मैं। और स्टूडेंट डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी, क्वेश्चन लिखे हैं। Student determine the solubility of 4 substances. Solubility of 4 substances, potassium nitrate, sodium chloride, potassium nitrate, sodium chloride, potassium chloride, potassium chloride and ammonium chloride in water. And ammonium chloride in water at 5 different temperatures of 5 different temperatures of 10 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 20 degrees Celsius, 40, 60 and 50. And 50 degrees Celsius and obtained the following data. In the following data. हमने एक बड़ा सा टेबल बनाएंगे, पहले देख लीजिए मैं कैसे बना रहा हूँ।
the solubility. And 20, 40, 60, 80. ये तो उसने टेबल दिया है, क्या बोल रहे हैं? अ स्टूडेंट डिटरमिन द सॉल्युबिलिटी ऑफ 4 सब्सटेंसेस, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड एट 5 डिफरेंट टेम्परेचर्स 10, 20, 40, 60 and 80 एंड ऑब्टेन द फॉलोइंग डेटा। अब इस डेटा के हिसाब से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड mass of potassium nitrate would be needed. Potassium nitrate would be needed to make a saturated solution. Would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams. Of water at 40 degrees Celsius. What will be observed if a saturated solution observed if a saturated solution of potassium chloride at 80 degrees Celsius of potassium chloride at 80 degrees Celsius is left to cool to the room temperature. Left to cool to the room temperature. C part. What is the solubility of each salt at 20 degrees Celsius?
salt at 20 degrees Celsius. Question mark. Which salt has the highest solubility at this temperature? This temperature. Question mark. D part. What is the effect of change of temperature? The effect of change of temperature on the solubility of a salt. The solubility of a salt as shown by the above data. As shown by the above data. जरा सुनिए टेबल दे रखी है ये पार्ट में ये हमसे पूछ रहे हैं कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस. What mass of potassium nitrate would be needed to make a saturated solution of potassium nitrate in 50 ग्राम of water at 40 डिग्री सेल्सियस. तो पोटेशियम नाइट्रेट देखिएगा इसकी सॉल्युबिलिटी दे रखी है 40 डिग्री सेल्सियस पर कितनी दे रखी है 62 ग्राम. ठीक है तो 62 ग्राम का मतलब क्या है सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू 62 ग्राम सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट at 40 degrees Celsius. Solubility of potassium nitrate at 40 degrees Celsius is equal to 62 gram. Implies that at 100 degrees Celsius, implies that in 100 grams, 62 grams in 100 grams of water. 62 grams of potassium nitrate can be dissolved. 100 gram of water, 62 gram of potassium nitrate can be dissolved. So, in 50 gram वाटर कितना डिजॉल्व हो जाएगा बताइए 100 ग्राम में 62 तो 50 ग्राम में कितना 31 62 का आधा 62 का आधा 31 ग्राम और पोटेशियम नाइट्रेट देखिए what would be observed is if a saturated solution of potassium chloride at 80 degree Celsius. potassium chloride का saturated solution 80 degree Celsius पर
इज लेफ्ट टू कूल टू द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। तो पोटेशियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पर 35 ग्राम है और 80 डिग्री सेल्सियस पर 54 ग्राम है। जब किसी को ठंडा करते हैं, कूल डाउन करते हैं किसी भी सेडिमेंट्री सॉल्यूशन को, तो उसमें जो डिजॉल्व सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट आउट होकर बाहर निकल जाते हैं। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर कितना था, ये 35 ग्राम था और 80 डिग्री सेल्सियस पर 54, तो 54 माइनस 35 कितना, 19 ग्राम। 19 ग्राम ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पार्ट में लिखेंगे the solution of potassium chloride at 80 degrees Celsius to 20 degrees Celsius bracket में लिखे room temperature, then 80 डिग्री सेल्सियस पर 54 था और 20 पर 35 था, then 54 माइनस 35 यानी कि 19 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड will सेपरेट आउट। ठीक है, 19 ग्राम सेपरेट आउट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 20 डिग्री सेल्सियस, व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। तो हर एक सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी कितनी है, 32, 36, 35, 37, ये तो दे रखा है। ठीक है, और वो पूछ रहे हैं कि व्हिच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। तो कौन सा जो सॉल्यूट है उसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी फिर किसकी होगी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी 37 ग्राम यानी कि अमोनियम क्लोराइड की होगी। इसी पार्ट में लिखिएगा। तो बैठ जाओ, पीछे पूछिएगा, वो दरवाज़ा बंद करके खुला हुआ। पार्ट देखिए वो क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट एज शोन बाय द अपडेट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, ये तो दिखाई दे रहा है ना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है 21, 32, 62, 106, 167, तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है। हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी अमोनियम क्लोराइड की होगी। सभी पार्ट समझ आ रहे हैं ना। हम ये कहेंगे डेटा शोज दैट solubility increases with temperature. Solubility increases with temperature. टेम्परेचर के साथ सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, बस जी इतना कर लीजिए आज।